हाय छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एकेडमी में। तो चलिए आज हम सेशन दूसरा शुरू करते हैं। क्लास 9th के जो साइंस का हम शुरू किए हैं, विज्ञान का जो चैप्टर शुरू किए हैं, प्रथम अध्याय यानी पहला चैप्टर। तो पहले चैप्टर में क्या है कि हमारे आसपास के पदार्थ, तो उसके बारे में जान रहे थे और हम लोग लास्ट सेशन में यहाँ तक कर चुके थे। गलनांक, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट या क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे और उससे आगे का हम लोग को पढ़ना था। तो उससे आगे का भी हमको क्या पढ़ना है? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? आइए सबसे पहले जानते हैं कि गुप्त ऊष्मा है क्या। तो इसके बारे में जानने के लिए हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है तो इसे और अधिक तापमान बढ़ाने के बाद भी यह तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए पदार्थ की अवस्था को बदलता रहता है। पदार्थ को बदलता रहता है और ऐसी पदार्थ द्वारा उस ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेने के कारण यह ऊष्मा पदार्थ के और बर्तन में छुपी रहती है। इसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ये तो हो गया डेफिनेशन। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है। कि जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है, जैसे कोई पदार्थ अभी ठोस अवस्था में, यानी बर्फ ठोस अवस्था में, तो उसको गलने के लिए अगर हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो गलने की अवस्था तक जब पहुंच रहा है और इससे अधिक तापमान बढ़ाने के बाद भी अगर तापमान बिना किसी वृद्धि को दर्शाए, अगर इससे तापमान को हम और वृद्धि कर देते हैं और तापमान में कुछ वृद्धि दर्शा नहीं रहा है कि तापमान कुछ बढ़ रहा है, कोई भी वृद्धि दर्शाया नहीं जा रहा है, ठीक है, और अवस्था बदल जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम हीट कर रहे हैं, कोई बर्फ को हीट कर रहे हैं और कोई निश्चित तापमान पे आकर के रुक गया और उसके बाद गलना शुरू हो गया बर्फ और उससे आगे का तापमान नहीं दर्शा रहा है। अगर हम लोग थर्मामीटर से नाप रहे हैं तो तापमान नहीं दर्शा रहा है, लेकिन क्या है, अवस्था बदल जा रहा है। तो ऐसी पदार्थ को उस ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अब जो ऊष्मा उससे अधिक बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है, ऊष्मा जो बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं और आगे दर्शा नहीं रहा है कि बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि पदार्थ और बर्तन, जिस बर्तन में हम गला रहे हैं वो और पदार्थ दोनों क्या कर रहा है, उस ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है और यह ऊष्मा पदार्थ के और बर्तन में छुपी रहती है। क्या बताएं कि पदार्थ और बर्तन दोनों उसको अवशोषित कर ले रहा है, उसमें छुप रहा है और इसे ही गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यानी कि गलने की अवस्था तक आने के बाद भी अगर पदार्थ गलने की अवस्था में आ गया और अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और तापमान बढ़ाने के बाद भी अगर कुछ भी इसमें तापमान बढ़ता हुआ दर्शाया नहीं जा रहा है, तो उस स्थिति में जो ऊष्मा बर्तन में या पदार्थ में जो छुप रहा है उसको हम क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो यही है गुप्त ऊष्मा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, ठीक है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गलनांक की प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यानी कि वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, नॉर्मल ना, हम दाब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नेचुरल जो दाब है वायुमंडलीय उस दाब में, ठीक है, और गलनांक पर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को, कोई भी ठोस जो 1 केजी है, ठीक है, उसका 1 केजी मान रखा गया है कि 1 केजी पर ही ये निकाला जाएगा और 1 केजी मान पर गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, ठीक है, उसको अगर हम 1 केजी मान लो बर्फ ले लिए, ठीक है, और वायुमंडलीय दाब, हम दाब में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया, नेचुरल जो दाब है वायुमंडलीय दाब में, और उसको गलाने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी 1 केजी बर्फ को या 1 केजी लोहे को, सबका अलग अलग है, ठीक है। लोहा को भी हम गला सकते हैं, अधिक ऊष्मा लगेगा तो वो लोहे का उस हो जाएगा संगलन प्रसुप्त ऊष्मा, ठीक है। हम बर्फ ले रहे हैं तो बर्फ की संगलन प्रसुप्त ऊष्मा। और अलग अलग ठोस को अगर गलने तक की अवस्था में, अगर अवस्था में परिवर्तन कर देंगे 1 केजी, ठीक है, निश्चित मात्रा है कि 1 केजी पर ही ये वैल्यू निकाला जा सकता है, और उसको अगर हम गलाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कही जाती है, ठीक है। देखिए जैसे में दिया हुआ है, जैसे में किस चीज का उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन ताप पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, ठीक है। क्या बता रहा है कि 273 डिग्री का तापमान, ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस में जल की कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ की कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, ठीक है। यानी कि दोनों ही, ठीक है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस में जो है बर्फ के कण का जो ऊर्जा है उससे अधिक किसका ऊर्जा होगा? जल के कण का ऊर्जा, क्योंकि जल के कणों की ऊर्जा उसी संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है, उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा है जो जल के कणों के द्वारा अवशोषित किया गया है, ठीक है। यानी कि तापमान 0 का 0 ही है, ठीक है, और बर्फ से क्या हो गया? जल में आ गया और तापमान अभी नहीं बढ़ा है, ठीक है। अब हम अगर और ज्यादा ऊष्मा देते हैं तो तापमान बढ़ेगा, तो ठीक उसी समय की बात कर रहा है जब तापमान में कुछ भी वृद्धि दर्शाया नहीं जा रहा है, कुछ भी वृद्धि नहीं पता चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है, ठोस से वो द्रव में चला जा रहा है, तो क्या होगा? द्रव में जो होगा वो ऊर्जा अधिक होगा द्रव के कणों में। क्यों? क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा भी तो है, गुप्त ऊष्मा जो उसके द्वारा अवशोषित किया गया है वो भी तो एक प्रकार की ऊर्जा है, और वो किसमें है? वो जल के कणों में जो अवशोषित किया था जल का कण उसमें है, तो क्या होगा? उसकी ऊर्जा अधिक होगी, ठीक है।
चलिए आगे चैप्टर पढ़ते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव या गैस को उसके क्वथनांक पर वाष्पीकृत होने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा लगती है की आवश्यकता होती है, वह ऊष्मा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, यह कहलाता है क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, यहाँ भी दाब में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वहां ठोस से क्या कर रहे थे, द्रव में कर रहे थे, यानी कि गला रहे थे। ठीक है, तो वो गलनांक के लिए था। यह वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को बता रहा है कि यहाँ हम क्या करेंगे कि किसी चीज को वाष्पीकृत करेंगे। ठीक है, ठोस है या सॉरी द्रव है या गैस है, उसको हम क्या करेंगे, द्रव या गैस को उसके क्वथनांक तक यानी कि उसके उबलने तक, उबलने पर वाष्पीकृत होने में, ठीक है, ठोस से गैस को उसके क्वथनांक वाष्पीकृत होने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे ही हम कहेंगे ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होगी वो, यानी कि देखिए सीधा सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो किसी भी द्रव को अगर हम क्वथनांक उसका बढ़ाते हैं यानी कि उसको गलाते हैं, उसके तापमान बढ़ा करके उसको इवेपोरेट करते हैं। ठीक है, सॉरी द्रव को गलाते नहीं, द्रव को क्या करते हैं कि उबालते हैं, खौलाते हैं। ठीक है, और खौलने पर उसका तापमान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं पता चलेगा, लेकिन वो क्या होगा, द्रव से गैस में परिवर्तित होने लगा, वो वाष्पीकृत होने लगेगा। ठीक है, उस समय जो उसमें ऊर्जा संग्रहित होगी या उसके द्वारा जो ऊर्जा अवशोषित की जाएगी उसे क्या किया जाएगा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार, इसी में दिया हुआ है कि ठीक इसी प्रकार 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलने लगता है, तो पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर खौल रहा है और वो जो भाप में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, तो जितना अभी जल में ऊर्जा है उससे ज्यादा क्या है, भाप में ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि भाप जो है अवशोषित किया है किसको, गुप्त ऊष्मा को। यानी कि समझने का प्रयास करते हैं कि अगर एक छोटा सा इसका उदाहरण देते हैं कि अगर कोई गर्म पानी है, ठीक है, पूरा खौलता हुआ पानी है, उससे अगर कोई व्यक्ति जलता है, उससे ज्यादा खतरनाक क्या होता है कि कोई व्यक्ति भाप से जलता है। क्यों? क्योंकि भाप के पास गुप्त ऊष्मीय ऊर्जा भी तो है। ठीक है, गुप्त ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो भाप के पास संग्रहित है, अवशोषित कर लिया गया भाप के द्वारा। तो क्या हो रहा है कि जितना भी ऊर्जा जल में है उससे ज्यादा वायु के कणों में यानी जलवाष्प के कणों में ऊर्जा है, क्योंकि उसके द्वारा गुप्त ऊर्जा अवशोषित किया गया है। कण वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि कण जो है, वाष्प का कण, वो गुप्त ऊष्मा अवशोषित किया है, तो वो क्या है, जल से अधिक ऊर्जा वाष्पीकृत गैस में होगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? सतह क्षेत्र बढ़ने पर, तापमान में वृद्धि पर, आर्द्रता में कमी पर या वायु की गति में वृद्धि पर। ठीक है, आइए इसको डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। क्या है कि सतह यानी क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतह बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान अधिक सतह मिलने के से पदार्थ के कणों को आसपास से अधिक ऊष्मा अवशोषित करने के लिए मिलता है, जिससे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वाष्पीकृत दर बढ़ जाता है। आइए सिंपल से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, यही सेम चीज को हम किस तरह से जानेंगे कि अगर मान लीजिए क्या बता रहा है कि सतह का, क्या बता रहा है कि सतह बढ़ने पर, ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक इतना चौड़ी सतह वाली कोई बर्तन है जिसमें हम पानी रखे हैं, ठीक है, और एक इससे ज्यादा चौड़ी वाली सतह है। ठीक है, इसको फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि स्पष्ट रूप से पता चले कि सतह किसमें कम है किसमें ज्यादा है। एक बड़ी सतह वाली रखे हैं, इसमें भी हम जल रखे हैं, ठीक है, और इसमें भी जल रखे हैं, और अगर हम सेम तापमान से उबाल रहे हैं तो कौन जल्दी वाष्पीकृत होगा? ये। क्यों? क्योंकि इसका सतह बढ़ गया है। ठीक है, ये फैला हुआ है, इसका सतह बढ़ गया है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि अधिक सतह मिलने से पदार्थ के कणों के आसपास अधिक से अधिक ऊष्मा अवशोषित करने के लिए मिलता है। ठीक है, यानी कि इसके आसपास जितना भी पदार्थ है उसमें जो ऊष्मा है उसके कणों में वो अधिक से अधिक अपने आसपास से अवशोषित कर पाता है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वाष्पीकृत का दर घट जाता है, बढ़ जाता है, सॉरी, और गतिज ऊर्जा अधिक होगी और वाष्पीकृत का दर बढ़ जाएगा। यानी कि ये तेजी से वाष्पीकृत होगा और ये जो है धीरे से वाष्पीकृत होगा। ठीक है, ये क्या होगा, धीरे से वाष्पीकृत होगा। क्यों? क्योंकि इसका सतह अधिक है, इसके पास ऊर्जा अवशोषित करने का अधिक अवसर है। ठीक है, अपने आसपास से अधिक ऊर्जा को ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसी में क्या है
कि तापमान की वृद्धि, तापमान की वृद्धि पर क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, तापमान की वृद्धि, ठीक है, सॉरी, क्या पढ़ेंगे, तापमान की वृद्धि। तापमान बढ़ने पर कणों को अधिक से अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। तापमान जब बढ़ता है, क्या बोले थे कि किसी भी चीज का, पहले भी पढ़ा है कि किसी भी चीज का तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। तापमान के कम होने पे गतिज ऊर्जा घट जाती है। तो अगर तापमान बढ़ रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी बढ़ रही है, जिसके कारण वो जल्दी से वाष्पीकृत होगा, जल्दी हवा में घुलेगा और जल्दी ही वाष्पीकृत होगा, ठीक है। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। बस एक लाइन का है कि तापमान बढ़ने के कारण कणों में जो है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आर्द्रता में कमी, ठीक है। आर्द्रता में कमी के कारण क्या होती है कि आर्द्रता में कमी वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। कि वायु में जो जलवाष्प की जो मात्रा है उसी को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। यानी कि जल का जो कण है वायु में घुला हुआ, उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। अधिक आर्द्र होने के कारण क्या होगा, देखते होंगे शीत ऋतु में, यानी कि सर्दी के ऋतु में, ठंड की ऋतु में वायु में अधिक से अधिक कण घुला रहता है, ठीक है। तापमान ज्यादा नहीं है, ज्यादा अवशोषित नहीं होता है, तो जो कण उठता है वो आसपास की वायु में घुल जाता है, जिसके कारण देखते होंगे ओस की वर्षा होती है, शीत की वर्षा होती है, ठीक है। अगर आप ज्यादा कोहरा में, ठीक है, ज्यादा कोहरा में अगर चलेंगे तो आपके जैकेट या कपड़े ये गीले हो जाएंगे, या गाड़ी बाहर खड़ी है तो उसकी सीट गीली हो जाएगी, ये वही आर्द्रता है, ठीक है। इसमें क्या है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प के कण की मात्रा उष्मीय ऊर्जा को कम करती है, जिसके कारण वाष्पीकरण का दर घट जाता है। यहाँ क्या था, एक मिनट इसमें देख लीजिए कि तापमान बढ़ने पर क्या होता था, तापमान बढ़ने पर क्या होता था कि वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता था। और इसमें अगर वायु में अधिक से अधिक जलवाष्प का कण की मात्रा रहेगी तो उसमें ऊर्जा को ये कम करती है, यानी कि उष्मा का प्रभाव कम पड़ने देगी, जिसके कारण क्या होगा, जलवाष्प का दर घट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए अगर समझ में आ रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो टॉपिक बताइए, कौन से टॉपिक में आप फंस रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो उस टॉपिक को और तोड़ करके समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्या था, तीसरा टॉपिक था कि वायु की गति में वृद्धि, ठीक है। अगर वायु की गति में वृद्धि होता है तो जलवाष्प पर इसका क्या असर पड़ता है, इसके बारे में कि वायु की गति में वृद्धि, वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास जलवाष्प की मात्रा घट जाती है और वाष्पीकरण आसानी से होने लगता है। यानी कि अगर वायु का गति तेज रहेगा तो जलवाष्प का कण जो उसमें घुलेगा वायु में, वो क्या होगा, आसानी से और तेजी से वायु के साथ उड़ जाएगा, जिसके कारण आसपास जलवाष्प क्या होगा, कम हो जाएगा, और कम होने के कारण आसानी से जलवाष्प हो सकेगा, ठीक है। अगर किसी चीज की मात्रा कम होती है तो वहां पे अगर हम खुला रहे हैं पानी को तो जलवाष्प उसको दोबारा भरने का कोशिश करेगा खाली जगहों को, तो जलवाष्प आसानी से होगा, ठीक है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता, वाष्पीकरण के दौरान द्रव निरंतर अपनी ऊर्जा खोता रहता है और इसमें खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे आसपास शीतलता आ जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों होती है, आइए देखते हैं कि क्या है कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव जो है निरंतर ऊर्जा खोती रहती है, ठीक है। वाष्पीकरण जब होता है तो उस दौरान क्या होता है कि जितने भी जल के कण है, ठीक है, द्रव के कण है, निरंतर अपनी ऊर्जा को खोती रहती है और उसी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा यानी कि उसमें ऊर्जा, ठीक है, अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण वाष्पीकरण हो जाता है और जिससे आसपास शीतलता आ जाती है, ठीक है, जिसके कारण आसपास क्या होती है, ठंड लगती है, शीतलता आ जाती है। उदाहरण, मिट्टी के घड़े में रखे पानी ठंडा होना, हथेली पर इत्र यानी कि एसीटोन का या पेट्रोल के गिरने पर ठंडक महसूस होना, गर्मियों में कूलर से ठंडक होना, यादि क्या, यही सब चीज के उदाहरण है। क्या होता है कि इसमें जो होता है जल का कण, जो जलवाष्प का कण अपने आसपास क्या करता है, अपना ऊर्जा को खो देता है, बराबर खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने आसपास से ऊर्जा लेने लगता है, ठीक है, यानी कि उसमें ऊर्जा को, ठीक है, लेने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, आसपास ठंडक महसूस होती है। और यही कारण है कि मिट्टी के घड़े में रखे हुए पानी या हथेली में अगर हम लोग इत्र यानी कि सेंट या एसीटोन या पेट्रोल को डालते हैं तो ठंडक महसूस करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए आगे जाने का प्रयास करें, आगे क्या दिया हुआ है, वाष्पीकरण के बारे में देखिए दिया हुआ है कि क्या है कि वाष्पीकरण का माध्यम बाहर की हवा, ठीक है, और वेंटिलेटेड प्रणाली। वाष्पीकरण का माध्यम क्या है, वेंटिलेटेड प्रणाली यहाँ लगा हुआ है, यानी कि आप जो एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है वैसी कोई, या बाहर अगर जो रोशनदान यानी कि उसको कहा जाता है वेंटिलेशन, ठीक है, वो जो छोड़ा जाता है उसका रीजन भी यही है, रूम को थोड़ी सी ठंडक पहुंचाना, साथ साथ में ऑक्सीजन का प्रवाह बने रहना। आइए आगे देखते हैं।
ये जो है ये एक कूलर का सिस्टम दिखाया गया है, ठीक है। ये क्या दिखाया गया है? कूलर का सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये कूलर जो है इसके पीछे लगा रहता है, इसमें पानी लगातार गिरते रहता है और इसके कारण जो इधर से क्रॉस होती है ठंडी हवा, वो इससे होकर के वापस बाहर आती है, ठीक है। ये कूलर का सिस्टम दिखाया गया है। आइए आगे हम लोग देखते हैं विसरण, ठीक है, यानी कि डिफ्यूजन। इसमें पढ़ना है विसरण क्या है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। विसरण क्या है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, यानी कि दो अलग अलग तरह के पदार्थ हैं, ठीक है, और उसके कण जो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, घोलना, उसको विसरण कहा जाता है। विसरण एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों के कण अपने आप एक दूसरे से अंतः मिश्रण हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अंदर मिश्रित हो जाते हैं। जैसे पानी में चीनी को घोलना, पानी में नमक को घोलना, यह ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ऐसा इसी कारण से होता है कि कण के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें एक दूसरे के कण आपस में समा जाते हैं, समावेश हो जाता है, जिसके कारण होता है। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। जैसे कि पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कि कण की जो अलग अलग विशेषताएं जिसके कारण ठोस, द्रव और गैस होता है। जब किसी भी कण आपस में बहुत मतलब सघनता से चिपका हो, उसके बीच में कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है बिल्कुल न के बराबर हो, तो वो क्या होगा? ठोस, ठीक है। और कण थोड़ी थोड़ी जब दूर हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या, वो कौन सी अवस्था में पाया जाएगा? द्रव। और कण जो है एक दूसरे से दूर दूर की अवस्था में पाया जाए और आपस में क्या है कि जो आकर्षण बल है वो भी कम हो जाता है, नगण्य के बराबर हो जाता है, तो उस अवस्था में क्या होगा? गैस। ये हम पिछले चैप्टर यानी कि पिछले सेशन में भी पढ़ा चुके हैं। यही चैप्टर के पहला पार्ट जो है पिछला सेशन में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। वहाँ भी समझाए थे इसको अच्छी तरह से। देखिए ये इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से मिश्रण यानी कि किस तरह से किसी चीज़ को घोला जाता है। ये जब डाला गया था तो ये ठोस था, ठीक है। ये जब डाला गया था तो क्या था? ये ठोस था, ठीक है। लेकिन जब से जैसे दूर हुआ तो थोड़ा सा कण एक दूसरे में मिलते गया, कण दूर होकर के एक दूसरे में मिलते गया और लास्ट में क्या हुआ कि कण जो है पूरे जो नीचे द्रव रखा हुआ है यानी कि जल हो या जो भी हो उसमें पूरी तरह से मिल गया। द्रवों में विसरण। आइए द्रवों में विसरण के बारे में देखते हैं। द्रव में विसरण क्या है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। द्रव में क्या है? ठोस भी उसमें घुल सकता है, द्रव भी और गैस भी। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ठोस जो है उसके अपेक्षा द्रव में जो है विसरण अधिक होती है, यानी कि ठोस में किसी चीज को घोलना, जैसे बालू में अगर हम सीमेंट को मिलाएं, ठीक है, दोनों ठोस ठोस जैसा है, ठीक है, दोनों को अगर हम लोग आपस में मिलाते हैं और पानी में चीनी को मिलाते हैं, ठीक है, या चीनी में नमक को मिलाते हैं और पानी में नमक को मिलाते हैं, कौन आसानी से घुल जाएगा एक दूसरे में, जो एक दूसरे का कण पता भी नहीं चल पाएगा। तो क्या है? द्रव। द्रव में विसरण जो है वो अधिक तेजी से होता है, इसका दर अधिक है, ठीक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और द्रव की अवस्था ऐसा इस कारण से होता है कि द्रव का जो कण है वो ठोस से थोड़ा सा दूर दूर पे होता है और स्वतंत्र रूप से गति करता है, ठीक है, जिसके कारण होता है। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। जैसे कि बताया कि कण एक दूसरे से दूर दूर अधिक होते हैं तो रिक्त स्थान भी अधिक होता है, जिसके कारण आसानी से कोई भी चीज द्रव में घुल सकता है, ठीक है, ठोस से की अपेक्षा आसानी से घुल सकता है। आगे गैसों में विसरण देखते हैं। गैसों में विसरण क्या है कि गैसों में विसरण क्या है कि जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वास लेने के लिए करते हैं। ये द्रव में विसरण, यह है द्रव में गैस का विसरण, ठीक है। द्रव में गैस का विसरण क्या होता है कि इसी के कारण से द्रव में जो जल घुली होती है, इसी के कारण से हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग नहीं, हमारे आसपास जितने भी जलीय जीव हैं ये क्या कर पाते हैं कि आसानी से श्वास ले पाते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो जल में विसरण कर पाता है, घुल पाता है, जिसके कारण क्या है कि ऑक्सीजन जल के अंदर जितने भी जलीय जीव हैं अपना श्वास कहाँ से लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण कहाँ से करते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन से। तो अगर जल में गैस नहीं घुलता, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, अगर जल में ऑक्सीजन नहीं घुलता तो क्या जलीय जीव का जल में रह पाना संभव होता? नहीं होता। तो आगे चलिए देखते हैं गैस में विसरण, ठीक है, यानी कि डिफ्यूजन इन गैसेस। तो आइए गैसों में विसरण के बारे में देखते हैं। क्या है गैसों में विसरण कि गैसों में संपीड़ितता ठोस और एवं द्रव की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। संपीड़ितता यानी कंप्रेस करने की क्षमता, यानी कि एक दूसरे के कण को आसान दबाने की, ठीक है, दबाने की क्षमता और कण को एक दूसरे से के नजदीक लाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कंप्रेशन या तो संपीड़ितता, उसी को कहा जाता है। जैसे मान लो कि इसमें कोई कण है जो गैस में इतनी दूरी पे है, ठीक है, और जल में क्या होता है? थोड़ा सा नजदीक है, और ठोस में क्या होता है? पूरे सटे सटे हुए इस तरह से कण होते हैं। ये क्या है? यह ठोस, यह द्रव और यह है गैस, ठीक है। तो इसके कण को हम आसानी से एक दूसरे के नजदीक ला सकते हैं क्योंकि इसके बीच में रिक्त स्थान पर्याप्त है, ठीक है। और यही जो एक दूसरे को कण को पास लाने की, यानी कि कम से कम जगह में उसको दबा करके लाने की, कंप्रेस करने की को ही हम संपीड़ितता कहते हैं।
कंप्रेस करने को क्या कहा जाता है? संप्रियता, ठीक है। यानी कि कण को एक दूसरे के नजदीक लाने की जो प्रक्रिया है उसी को संप्रियता कहा जाता है। तो क्या है कि गैस में जो है ठोस और द्रव से अधिक संप्रियता होती है। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान अन्य अवस्थाओं के अपेक्षाकृत अधिक होती है। जैसे कि अभी हमने बताया कि इनके कण जो है उसके जो बीच में रिक्त स्थान है दूसरे अवस्था के अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि ठोस या द्रव के अपेक्षाकृत अधिक होती है। और कणों के बीच आकर्षण बल भी काफी कम होता है। और कणों के बीच जब दूर दूर पे कण है तो क्या आकर्षण बल घटेगा। कोई भी अगर मान लीजिए कि अगर हम मैग्नेट लेते हैं कि यहाँ और एक यहाँ रखते हैं तो इसके बीच में आकर्षण बल अधिक काम करेगा, और एक यहाँ रख देंगे तो इसके बीच में आकर्षण बल क्या होगा? कम काम करेगा, एक दूसरे को कम खींच पाएगा। एक निश्चित सीमा होती है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल लें तो इसका एक निश्चित सीमा होती है, आइए समझ लेते हैं। जैसे कि एक यहाँ है, किसी भी मैग्नेट को अगर यहाँ रखें, चुंबक को, और एक यहाँ रखें, ठीक है। तो हम जब तक ये इसके बीच का आकर्षण बल क्या है, ये इसको खींचेगा इधर, ये इसको खींचेगा इधर, और दोनों एक दूसरे में चिपकने की कोशिश करेगा। लेकिन एक निश्चित दूरी है कि कहाँ तक आकर्षण बल काम करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक नहीं खींच पा रहा है तो क्या करेंगे, किसी एक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, देखना कुछ दूरी पर आते आते क्या होगा, यहाँ तक आया तो ये इसको खींच लिया और ये चिपक गया जाकर के। तो ये आकर्षण बल है, ठीक है। तो जितना दूर रहेगा कण क्या होगा, आकर्षण बल उतना कम होगा, और रिक्त स्थान अधिक रहता है और आकर्षण बल कम रहती है। कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तेजी से, बहुत तीव्र से होती है। और यही कारण है कि गैस में जो है, गैस का जो है अन्य गैस में भी विसरण अधिक तेजी से होता है। यानी कि किसी गैस में दूसरे गैस को अगर घोलना है तो आसानी से घुल जाता है। मान लो कि एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। एक रसोई गैस होता है जो हम लोग जिसको खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं, क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। कौन कौन सा गैस होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। ये गैस को मिला करके बनाया जाता है। और एक होता है जिससे गंध होता है, मार्कोप्टेन, ठीक है। ये क्या होता है? इससे गंध होता है, यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन में किसी प्रकार का कोई गंध नहीं है, तो उसमें मार्कोप्टीन मिलाया जाता है। मार्कोप्टेन एक गैस होता है जिसमें एक गंध होता है, ठीक है, तीव्र गंध होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर गैस लीकेज होता है तो ये आसानी से हमको दूर से ही पता चलता है कि किसी का सिलेंडर या कहीं से गैस लीक हो रहा है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है, आसानी से बहुत अत्यधिक ज्वलनशील होता है, दूर से ही आग को पकड़ लेता है। तो इसका पता चलना अधिक जरूरी था कि अगर गैस लीक हो तो पता चले, तो उसमें मार्कोप्टेन मिलाया जाता है कि इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन ये जो है सेंटलेस होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई गंध नहीं होता है। तो मिलाने से पता चलता है। अब पता है हमको कैसे चलता है कि हमारे आसपास जो वायुमंडलीय गैस है इसमें आसानी से प्रोपेन, ब्यूटेन या मार्कोप्टेन जो तीनों का मिश्रण है वो आसानी से घुल जाता है। अगर कहीं थोड़ा सा भी गैस लीक होता है तो हम लोग को आसानी से पता चलता है कि कहीं गैस लीक हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि ये जो तीनों है, ये जो गैस है, ठीक है, इसमें क्या है कि गैसों में विसरण तीव्रता से होती है, ठीक है। हमारे वायुमंडल का जो गैस इसमें आसानी से घुल गया बहुत तेजी से, और हमको दूर से ही पता चल गया कि कोई किसी चीज का महक है। जैसे कि जो हम पिछला सेक्शन पढ़ा है उसमें भी बताया है, इसी का पार्ट 1 में बताया है कि अगर होटलों में खाना बनता है, स्वादिष्ट खाना, या किसी तरह का कोई खराब स्मेल है, कुछ भी स्मेल है, या देखते होंगे नॉर्मल सी चीज़ है कि आपके घर में अगर आलू सड़ जाता है तो आसानी से पता चलता है कि किसी चीज़ का स्मेल आ रहा है। कैसे पता चलता है? क्योंकि ये जो उससे निकलने वाला गैस है, उसके सड़न के कारण जो उससे गैस निकल रहा है वो हमारे वायुमंडलीय गैस में घुलता है, जिससे कारण हम तक पहुंच जाता है और हम आसानी से जान पाते हैं। आइए देखते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किस प्रकार का होता है?
सॉरी, थोड़ा पेज इधर उधर हो गया है। आइए आगे हम जानते हैं क्या है आगे, कि विभिन्न तापमान पर जलों के भौतिक अवस्था बताए गए हैं कि तापमान कितना होगा तो उसकी भौतिक अवस्था यानी कि उसकी अवस्था क्या होगी। यानी कि अगर जल का जो तापमान है वो अगर अवस्था, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है अवस्था, इधर अवस्था दर्शाया जा रहा है, इधर तापमान दर्शाया जा रहा है, कितना तापमान होगा, इस पदार्थ का नाम बताया जा रहा है कि उसका नाम क्या होगा। तो ठोस अवस्था कब होगा, जब तापमान उसका 0 डिग्री सेल्सियस होगा जल का, ठीक है। जल की ठोस जल कब होगा, जब उसकी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगी, और उस अवस्था में उसको क्या कहा जाता है, बर्फ। तरल यानी कि द्रव कब होगा, जब 25 डिग्री सेल्सियस होगा, और उस अवस्था में क्या कहा जाता है उसको, जल, ठीक है। और गैस, गैस कब होगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि खौलने लगेगा, और उसको जलवाष्प कहा जाता है। उस अवस्था को क्या कहा जाता है, जलवाष्प यानी कि भाप भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, भाप या जलवाष्प, ठीक है, ये कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चैप्टर लगभग लगभग खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और बचा है। अब हमको क्या देखना है, दाब, ठीक है। दाब हम लोग बता चुके हैं कि एक तो तापमान में परिवर्तन देख लिए, दूसरा क्या देखना है, दाब। दाब में परिवर्तन क्या होगा कि ये जान चुके हैं कि पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ने या घटने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। यदि किसी पदार्थ की अवस्था में को परिवर्तन करना है तो दाब भी कार्य करता है। दाब बढ़ने या घटने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आती है। जैसे सिलेंडर में भरा गैस संपीड़ित दाब करके बहुत अधिक मात्रा में गैस को तरल रूप में एक छोटे सिलेंडर में भरा जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर हम दाब में भी परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, उसके अवस्था में परिवर्तन, उसके कणों के बीच की दूरी बढ़ने या घटने पर भी हम पढ़े हैं कि अगर किसी कोई कण है और उसके बीच की दूरी बढ़ या घट जाए, अभी भी बताएं और पिछले से जो लेक्चर हुआ उसमें बताएं कि अगर बीच की दूरी, कण के बीच की दूरी बढ़ती है या घटती है तो उसके कारण भी अवस्था में परिवर्तन होता है, और दाब वही कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बता रहा है कि दाब भी वही कार्य करता है, और इसमें क्या है कि आप लोग देख सकते हैं कि दाब बढ़ने या घटने पर पदार्थ की जो अवस्था है इसमें परिवर्तन आती है। जैसे कि सिलेंडर में भरा हुआ संपीड़ित दाब, ठीक है, यानी कि संपीड़ित यानी कि उसको कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। संपीड़ित करके बहुत अधिक मात्रा में गैसों को तरल रूप में, अगर हम ज्यादा संपीड़ित करते हैं तो गैस किस मात्रा अवस्था में आता है, तरल रूप में, और उसको एक छोटे से सिलेंडर में भरा जा सकता है। उसको हम अगर संपीड़ित करते हैं यानी कि कंप्रेस्ड कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें वो उसको छोटे से सिलेंडर में भरा जा सकता है। तो उसका अवस्था में परिवर्तन हो गया, गैस के रूप में था, ठीक है, उसको हम संपीड़ित किए तो क्या हो गया, वो तरल रूप में हो गया। तो ये दाब भी उस पर असर करता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा एक एनर्जी है CNG, ठीक है, ये है एक फ्यूल CNG, इसको कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या कहा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड यानी कि इसको संपीड़ित करके, नेचुरल गैस जो उसको संपीड़ित करके, ठीक है, अधिक प्रेशर से उसको दबा करके और छोटे सिलेंडर में रखा जाता है, ठीक है, उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। इसमें क्या दिया हुआ है कि तापमान और दाब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। तापमान जो है और दाब, ये दोनों चीज क्या है कि पदार्थ, किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी, या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि पदार्थ किस अवस्था में रहेगा ये किस पर निर्भर करता है, तापमान और दाब पे, ठीक है। एक पढ़ना है ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ। ठोस यानी कि CO2 जिसे उच्च दाब पर रखा जाता है। अत्यधिक उच्च दाब में रखने के कारण ही यह ठोस अवस्था में रह पाता है, अन्यथा एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। ये कहा जाता है कि एक शुष्क बर्फ होता है जिसका हम वीडियो लगा देंगे, ठीक है, कि वो क्या होता है कि वो द्रव में आए बिना सीधे क्या होता है, ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। और इसका कारण क्या है कि जो है इसका बल जो है 1 एटमॉस्फेयर, आप लोग देख सकते हैं, इसका जो है 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसकी अवस्था में आए बिना वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, जिसको ड्राई आइस भी कहा जाता है, ड्राई आइस। इसका हम एक वीडियो लगाए हुए वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ठोस जो है गैस में परिवर्तित हो रहा है। ये ड्राई आइस है, ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में नहीं आता है। इसमें इसको सब्लिमेशन कहा जाता है, ठीक है। और भी चैप्टर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने सहपाठियों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।